हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग घर पर हैं और स्वस्थ हैं। मैं सौरभ जैन आज से स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसकी हेडिंग है आपकी पॉलिनोमियल्स मींस बहुपद। स्टूडेंट, बहुपद आप सभी लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। बस वही पूरा का पूरा चैप्टर स्टूडेंट क्लास 9th से उठकर क्लास 10th में आ गया है, जहां पर हम इसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर और इसके शून्यकों के बारे में भी पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्टली है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, आप सभी को मेरा ये वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप सभी को आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में। लेकिन स्टूडेंट, हम ये एक्सरसाइज बोर्ड में स्टार्ट ना करके पेपर बोर्ड में करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपके लिए मोस्टली भी है और ये पेपर बोर्ड में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पेपर बोर्ड में। तो चलिए स्टूडेंट, हम आ गए अपनी बुक पर, जहां चैप्टर नंबर 2 की हेडिंग पड़ी हुई है बहुपद। बहुपद मींस पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्टूडेंट हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो देखिए, आपकी बुक में जो भूमिका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो वहां पर पहली लाइन आपकी यही है कि क्लास 9th में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। तो स्टूडेंट, हमने क्लास 9th में उनको जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, साथ में एक पदी, द्विपदी के रूप में इनको पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले नंबर ये कहलाते क्या है, पहली बात तो ये। तो स्टूडेंट, हमने पहले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने एक बहुपद यहाँ लिख रखा है, p of x इक्वल टू 2x प्लस का 3। तो स्टूडेंट, ये एक बहुपद है, लेकिन ये एक रेखीय बहुपद है। क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद। अब आप लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब ये मैंने पहचाना कैसे? यदि स्टूडेंट किसी भी बहुपद में, पॉलिनोमियल्स में चर राशि की घात मींस पावर 1 हो, तो यहाँ पर देखिए x के ऊपर कुछ नहीं चढ़ा था, तो हम x के ऊपर जब कुछ ना हो तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। यदि 1 माना तो इसको हम क्या बोल देंगे? रेखीय बहुपद बोल देंगे। यदि x के स्थान पर x की पावर क्या होती? 2 होती, तो स्टूडेंट हम इसे द्विघात बहुपद बोलते। यदि स्टूडेंट x के ऊपर पावर 3 चढ़ी होती, तो हम इसको क्या बोलते? त्रिघात बहुपद बोलते। स्टूडेंट, आए समझ में? अब स्टूडेंट एक चीज और हमने इसको पढ़ी थी, ये तो घात के रूप में बात हो गई। हमने अभी क्लास 9th में इनको पदों के रूप में भी पढ़ा था। पदों के रूप से मतलब है स्टूडेंट, यदि 2x प्लस का 3 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इस बहुपद में कितने पद हैं? 2 पद हैं। देखिए, इसको हम एक पद मानेंगे, इसका हम दूसरा पद कहेंगे। तो 1 और ये 2, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? द्विपदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार स्टूडेंट, यदि यहां लिखा होता, क्या लिखा होता? 2x³ प्लस का लिखा होता 3x प्लस का लिख दिया हमने 4, तो स्टूडेंट इस बहुपद में कितने पद आ गए? देखिए 1, 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। अब स्टूडेंट, यदि इसमें लिखा होता ओनली 2x³, क्या लिखा होता? ओनली 2x³, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें खाली एक पद दिया गया है, ये एक ही पद है, तो हम इसको क्या बोलते? एक पदी बहुपद कहते। आए स्टूडेंट समझ में? अब इसी प्रकार घात के रूप में, यदि स्टूडेंट देखिए, आपकी बुक में ही मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट, आप अपनी बुक को ध्यान से देखिए, तो उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है लीनियर
पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद, अब रैखिक बहुपद कहलाता क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूं। यहाँ डेफिनेशन तो नहीं लिखी है, तो ध्यान से सुनिएगा। रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो? एक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रैखिक बहुपद बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस का 3। तो यहाँ जो चर राशि x है उसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे? एक मानेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे स्टूडेंट? रैखिक बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, यानी उच्चतम घात 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2/5। तो यहाँ पर जो चर राशि x है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 दी गई है। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या मानेंगे स्टूडेंट? 2 ही मानेंगे। कितनी होगी डिग्री इसकी? 2 होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? द्विघात बहुपद बोलेंगे। देखिए और भी एग्जांपल दिए गए हैं, आप घर में बैठ के आराम से पढ़िएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट एक और हेडिंग पढ़ी है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मींस त्रिघात बहुपद। अब ये त्रिघात बहुपद क्या कहलाएगा? एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो स्टूडेंट? 3 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है 2 माइनस का एक्स क्यूब, तो ये x की पावर कितनी है? 3 है, तो इसके हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट इसी प्रकार और भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एक एग्जांपल और लिखा है 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 दी गई है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 3 है। तो इस पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 3 है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपकी बुक में एक हेडिंग और पड़ी हुई है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए स्टूडेंट, ये थ्योरी आपको बहुत जरूरी रहती है। किसी भी चैप्टर स्टार्ट करते समय आपके बुक में जो ये थ्योरी रहती है ना, उसको आप पढ़ा करिए। इससे आपसे मैथ बहुत इजी तरीके से बनने लगेगी, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जानते हैं मीन्स आपके बारे में कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है यदि p ऑफ k इक्वल टू क्या हो? 0 है। देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए स्टूडेंट कहीं लिखा है कि p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस का 3। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? p ऑफ x। और ये बहुपद का स्टूडेंट क्या होता है? साइन होता है, संकेत होता है। हमने किसी भी बहुपद को p ऑफ x से ही प्रदर्शित करते हैं। यदि हम स्टूडेंट इस बहुपद में चर राशि की घात, यदि हम x की वैल्यू क्या लगा दें? -3/2 लगा दें। क्या लगा दें? -3/2। और ये वैल्यू यहां रखने पर यदि इसका मान 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है, तो -3/2 इसका एक शून्य कहलाएगा। तो देखते हैं, लगाते हैं मान। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई, तो -3/2 प्लस का कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब स्टूडेंट -3 प्लस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या गया? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने x के स्थान पे -3/2 वैल्यू लगाई, तो इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो -3/2 इस दिए गए बहुपद का एक शून्य कहलाएगा। आया स्टूडेंट समझ में? अब इसको ज्यामितीय अर्थ के रूप में समझना है। ज्यामितीय अर्थ के रूप से मतलब है स्टूडेंट, यदि कोई भी रेखा या कोई भी आपके पास जो समीकरण है, यदि वो समीकरण इन अक्षों को जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है, तो
मान लीजिए x के सापेक्ष क्वेश्चन हो रहा है, किस अक्ष के सापेक्ष क्वेश्चन हो रहा है, x के सापेक्ष, और कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगी तो उस रेखा के उतने ही शून्य होंगे। आए समझ में? देखिए जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 2x प्लस का 3 लिखा है ना, तो हमने x की वैल्यू रख के यहाँ पर इसके कुछ निर्देशांक ज्ञात किए, कुछ पॉइंट ज्ञात किए। अब पॉइंटों की सहायता से हम इस रेखा को, इस बहुपद को कहाँ प्रदर्शित करेंगे, ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करेंगे। ये आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। मान लीजिए इस बहुपद की एक ये रेखा हो गई, ठीक है ना, ये रेखा हो गई। अब इस रेखा ने x अक्ष को जहां पर भी काटा, देखिए ये यहां पर काटा, तो इस रेखा द्वारा काटा गया एक बिंदु यानी 1 पॉइंट ही अकेला इस रेखा का क्या कहलाएगा, एक शून्य कहलाएगा। आए समझ में स्टूडेंट? देखिए समझते हैं कुछ। मान लीजिए आपके पास p ऑफ x लिखा हुआ है और एक बहुपद दे दिया ax प्लस का b, ठीक। आए समझ में? अब क्या लिखा है, p ऑफ x, यानी ये बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जितनी बार भी काटेगा, इसके उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। देखिए आपको इन अक्षों के बारे में तो पता ही होगा, इसको अपन बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष, है ना स्टूडेंट। अब ये रैखिक बहुपद है, हमने इस रैखिक बहुपद की मान लीजिए एक रेखा खींची और वो रेखा x अक्ष को काटते हुए यहां से चली गई, तो इसके द्वारा इस x अक्ष को जितनी बार काटा जाएगा इसके उतने ही शून्य होंगे। तो ये रेखा एक x अक्ष को एक ही बार काट रही, तो इसके कितने शून्य हो गए, एक शून्य हो गए। यदि मान लीजिए यहां पर लिखा होता ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो देखिए स्टूडेंट ये x स्क्वायर वाला बहुपद है ना, तो x स्क्वायर वाला बहुपद या रेखा का डायग्राम आपके आलेख पर यानी ग्राफ पेपर पे यू आकार का बनता है। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला यानी यू के आकार का की तरह अथवा नीचे की ओर खुला, देखिए ये फिर से यू, लेकिन यू को क्या कर दिया, पलटा दिया, की तरह का होगा, जो कि इस पर निर्भर करेगा कि a ग्रेटर देन 0 एंड या और a लेस देन क्या हो, 0 हो। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि द्विघात बहुपद का डायग्राम किस आकार का बनना है, यू के आकार का बनना है। यदि स्टूडेंट आप ग्राफ पेपर के बारे में, डायग्राम खींचने के बारे में ना भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर इनका कोई यूज नहीं है। जो यूज होना है वो बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज में लेके चलता हूँ, वहां आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ, आपको ये थ्योरी याद करने की बिल्कुल जरूरी नहीं। यानी जितना अभी मैंने आपको बताया है, यदि वो आपको भूल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब देखिए जो आपकी ईयरली एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से रखा मिलेगा सॉलिड 100%। देखिए कैसे, यहां लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में कि किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहाँ p ऑफ x लिखा है ना, तो स्टूडेंट कोई भी बहुपद x अक्ष को जितनी बार काटे, किसको काटे, x अक्ष, y अक्ष की बात नहीं हो रही है, x अक्ष की बात हो रही है। x अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने ही शून्य माने जाएंगे। यदि यहाँ पर लिखा होता क्या, p ऑफ y, क्या लिखा होता, p ऑफ y लिखा होता, तो स्टूडेंट इसका कहने का मीन्स ये हो जाता कि कोई भी बहुपद y अक्ष को इस
को जितनी बार काटता तो इसके उतने ही क्या होते, शून्य होते। आया समझ में? आई होप थोड़ा बहुत इतना तो समझ में आया ही होगा, है ना। चलिए देखिए, अभी जो हमारे पास डायग्राम दिए हैं इनके आंसर निकालते हैं, है ना। तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में एक रेखा ये दी गई है, इसने वाई अक्ष को काटा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या, यानी ये रेखा एक्स अक्ष को यदि काटती तो इसके शून्य माने जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आया समझ में, है ना। अब देखिए एक नेक्स्ट सवाल यहां लिखा है, ये देखिए आपका यहाँ जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम में ये रेखा इधर से होते हुए ऊपर की ओर चली गई। इसने एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को तो काटा है, लेकिन आपको P ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी P ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ x अक्ष में देखेंगे, y अक्ष देखने की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया, देखिए x अक्ष को काट दिया, तो x अक्ष को कितनी बार काटा? एक बार काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट? 1 हो गई। आ गया समझ में। इसी प्रकार अगला है, जो अगला डायग्राम है वहां पर देखिए ये रेखा एक्स अक्ष को काटते हुए वाई अक्ष को काटी, फिर नीचे की ओर आ गई, फिर इसने एक्स को यहाँ पे काटा, फिर ऊपर की ओर चली गई, तो एक्स अक्ष को फिर से काट दिया। तो एक्स अक्ष को कितनी बार कट रही है? 1, 2 और 3। तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 3 हो जाएगी। आए समझ में। इसी प्रकार अब आप बता सकते हैं अपने मन से, तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? 1 बार और 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? P ऑफ x की वैल्यू 2, यानी कितने शून्यक होंगे इसके? 2 शून्यक होंगे। तो स्टूडेंट चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए 1, 2, 3 एंड 4, इस बहुपद ने इसको कितनी बार काटा? 4 बार काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट आपका 6 नंबर क्या लिखा, क्या डायग्राम दिया गया है। यह डायग्राम एक रेखा नीचे से होते हुए एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया, फिर ऊपर से आया नीचे, लेकिन इसने इसको यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या है, उस रेखा को क्या किया? स्पर्श किया है। तो स्पर्श किया है तो उसका शून्यक माना जाएगा। फिर देखिए ये यहां से गया, वाई अक्ष को काटा, फिर नीचे की ओर आया, एक्स अक्ष को फिर से स्पर्श किया और ऊपर की ओर चली गई। तो ये रेखा एक्स अक्ष से कितनी बार मिल रही है? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। आया स्टूडेंट समझ में? आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट ये जो आपकी एक्सरसाइज है थ्योरिकल थी, और मैथ की थ्योरिकल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी, वैसे इतनी डिफिकल्टी भी नहीं थी कि आपको समझ में ना आया हो। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। चलिए स्टूडेंट अब आपकी एक्सरसाइज 2.2 की हेडिंग है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो स्टूडेंट शून्यक तो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब गुणांक क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट गुणांक के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखिए स्टूडेंट मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ हो ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना स्टूडेंट। ये एक क्या है? बहुपद दिया गया है। तो इस बहुपद में यदि हम कहें कि चर राशि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या कहलाएगा स्टूडेंट? देखिए x का गुणांक कहलाएगा x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होगा स्टूडेंट? b होगा। इसी प्रकार यदि हम कहें x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या कहलाएगा स्टूडेंट? a कहलाएगा। यानी जिस चर राशि के गुणांक के बारे में पूछा जा रहा हो, तो उसके साथ जो भी संख्या गुणा करती है, जो भी संख्या गुणा करती है, तो उस राशि का वो यानी वह संख्या उसका क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। गुणांक से मतलब गुणा करने वाली संख्या से ही है।
अब यदि हम कहें यहाँ पर अचर पद, तो अचर पद आपके पास शायद आपको दिख रहा है, ओनली सिर्फ सी अकेला ही पद दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अचर पद सी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट एक बात और कि यहाँ पर इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो स्टूडेंट इस बहुपद के 2 ही शून्यक होंगे, है ना। अब वो कैसे पहचाना, आई होप आपसे बनते हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था और क्लास 9th में आपने पढ़ा भी है कि किसी भी बहुपद की जितनी भी उच्चतम घात होती है वह उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है, और साथ ही साथ उस बहुपद की जो उच्चतम घात कहलाती है या जो होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो देखिए इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2 दी गई है ना, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 ही शून्यक होंगे। ठीक है ना। अब इन शून्यकों को स्टूडेंट यानी इसके 2 शून्यक हम संकेतों के रूप में अल्फा और बीटा के रूप में प्रदर्शित करेंगे ना स्टूडेंट। ये काय का साइन है, अल्फा का, और ये काय का साइन है, बीटा का। आया स्टूडेंट समझ में। अब जैसा कि हेडिंग में डाला था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन देखना है। तो देखिए आपकी बुक में फॉर्मूले दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपकी बुक के पेज नंबर 33 में ये लिखे हुए हैं फॉर्मूले, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखेंगे हम -b/a। तो -b किसको प्रेजेंट कर रहा है, x के गुणांक को, और a प्रेजेंट कर रहा है x स्क्वायर के गुणांक को। आया समझ में। इसी प्रकार लिखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c/a। क्या बोलेंगे, c/a। और c किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके अचर पद को, और a प्रेजेंट करता है आपके x स्क्वायर के गुणांक को। ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, संबंध होता है ना। चलिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं, तो और जल्दी से आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये दिया गया है कि इस बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध प्रूव करना है, यानी उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने होंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो स्टूडेंट आप सभी लोगों ने क्लास 9th में इसके गुणनखंड करने का तरीका पढ़ा है ना स्टूडेंट। लेकिन चलिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। इसको सबसे सरल मेथड से सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का लिखा हुआ है c। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाला गुणांक होगा उसका अचर राशि के पद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई क्या करेंगे c, फिर मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा उसके हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड करने पर हम एक ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आए, 2 आए, और गुणा करने पर पीछे वाली संख्या का मल्टीप्लाई। देखिए ये समझ में ना आया हो तो हम इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। क्या करें हम, इसका सबसे पहले आगे वाली संख्या में गुणा कर दें। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 8। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो भी मल्टीप्लाई आया उसके अपन करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कर दीजिए, कैसे सॉल्व होगा ये, 2 से। तो कितना आ जाएगा 4। फिर कैसे डिवाइड हो गया, 2 से, फिर से 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा क्या आ गया 1।
अब स्टूडेंट जो ये गुणनखंड आए हैं, ये जो इसके फैक्टर आए हैं, इन फैक्टरों की सहायता से इसका एक ऐसा जोड़ा तैयार करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए इसका 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 2, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 4 माइनस का 2, 4 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 2, और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8। आया समझ में स्टूडेंट? तो चलिए यहां पर क्या लिख दें, यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 8। यदि आप से डायरेक्ट मेथड बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये तरीका करने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट किया करिए। यानी एक ऐसी संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 8, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 4 माइनस 2। ठीक, तो अब ये अपन ने 4 माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर साइन का है माइनस का, तो ये अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो गया 2x माइनस का 8। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे और इन दोनों का, तो यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन बन गया x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस का 4, और ये साइन ज्यों का त्यों आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट प्लस। अब यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या है स्टूडेंट 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस का 4। आया समझ में स्टूडेंट? अब स्टूडेंट इस पूरे समीकरण में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं ना, तो कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस का 4 अंदर से क्या रह जाएगा ये वाला x, और प्लस रह जाएगा 2। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड ये आ गए। अब स्टूडेंट गुणनखंड आ चुके हैं, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ मानेंगे कि माना x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां मान लेंगे x प्लस का 2 इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ माइनस की है तो उठकर इससे हट जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। ये इसी प्रकार यहाँ पर ये उठकर इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये आपका स्टूडेंट एक आंसर हो गया, क्या हो गया, एक आंसर कंप्लीट। कौन सा आंसर कंप्लीट हुआ कि ये बहुपद के शून्यक आ गए, है ना। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको शून्यकों के सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए चलिए देखते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट, सत्यता की जांच करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये किसको प्रेजेंट करते हैं एक्स के गुणांक को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को। इसी प्रकार दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी किसको प्रेजेंट कर रहा है अचर पद को, और ए किसको प्रदर्शित कर रहा है एक्स स्क्वायर को। बस यहां से आपको सत्यता की जांच कंप्लीट कर लेनी है ना स्टूडेंट। तो हमारे पास देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये, तो स्टूडेंट शायद किसी भी बहुपद का व्यापक रूप, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। तो ए की स्थान पर क्या है आपके पास, ए के स्थान पर स्टूडेंट आपके पास दिख रहा है कि ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू आपके पास है -2, और सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -8। अब ये कैसे आया, देखिए इसकी से तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने ये यहाँ पे लिख दिया। और शून्य क्या निकले आपके पास, पहला शून्य निकला x इक्वल टू 4 और दूसरा निकला x इक्वल टू -2। तो हम इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट
अल्फा मानेंगे और इसको मानेंगे बीटा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल -b/a, ठीक है ना। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल संकेत क्या था? अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले शून्यक और दूसरे शून्यक को क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस का माइनस का 2, है ना स्टूडेंट। जोड़ेंगे तो सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। आपस में सॉल्व किया, कितना आ गया? 2 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे b की वैल्यू लगा दीजिए और a की वैल्यू लगा दीजिए। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है? देखिए स्टूडेंट, -2, तो यहाँ पर आ जाएगी -2। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या कर दिया? 1। बस इसको आपस में सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस का 2 डिवाइडेड क्या हो रहा है? 1, तो डिवाइड 1 करोगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ ये एक सत्यापन हो गया, ठीक। अब दूसरा सत्यापन और कर लीजिए। क्या था? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? गुणनफल का फॉर्मूला था c/a, यही था ना। तो c की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है? c की वैल्यू है आपके पास -8। देखिए ये रही c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, क्या आया? -8 आया। आया समझ में? लेकिन शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कहाँ है स्टूडेंट? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो लगा दीजिए, यानी 4 मल्टीप्लाई -2। आपस में इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा? -8। तो -8 इक्वल टू -8, यही आपको क्या करना था? सॉल्व करना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट ये आपकी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार रिवाइज करके आपको बता देते हैं। क्या करना है स्टूडेंट? यहां पर सबसे पहले गुणनखंड करना सीखते हैं। पीछे वाली राशि का आगे वाले राशि से क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो भी आता है तो हम बीच वाली संख्या को ऐसा डिवाइड करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच की संख्या आए और गुणा करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। तो देखिए यहाँ पर 2 था, तो हमने यहाँ पर अपने मन से या इस तरीके से, जो ये तरीका आपको बताया है ना, इस तरीके से क्या मान लिया? 4 माइनस का 2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। आया समझ में? अब यहाँ पर 2 के स्थान पे लिख दिया 4 माइनस का 2। अब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ इन दोनों पदों में हमने x को कॉमन लिया, फिर ये साइन ज्यों का त्यों आएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ से कॉमन लिया, क्या लिया? 2, तो यहाँ हो गया x माइनस का 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 4, दोनों से कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? x, और ये रह गया प्लस का 2। ये तो स्टूडेंट हुआ गुणनखंड। अब आपको क्या ज्ञात करना था? शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम एक बार इसके 0 मानते हैं, एक बार इसके 0, यानी लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, और x की वैल्यू कितनी निकल आई? -2, यानी ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई? बीटा की। ये तो हो गया आंसर शून्यक निकालना। अब स्टूडेंट हेडिंग क्या थी? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास अल्फा बीटा का मान तो है, लेकिन ए बी सी का मान हम निकालते हैं व्यापक समीकरण की तुलना करके। तो यहाँ पे व्यापक समीकरण क्या बना? ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। तो ये देखिए मैंने लिख रखी है। अब पहली कंडीशन क्या थी?
पहली कंडीशन थी शून्यकों का योगफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए गुणांकों के। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल किया 4 प्लस का -2, यानी दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व किया, कितना आया था 2। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू लगाई, b की वैल्यू -2 थी और यहाँ पे थी 1 a की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना आ गया 2, तो ये इसके इक्वल हो गया, है ना। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या था c/a, तो c/a की वैल्यू लगा दी तो क्या थी -8/1, सॉल्व किया क्या आया था -8। इसी प्रकार दोनों का गुणनफल, तो गुणा किया कितना आया -8। तो देखिए इस प्रकार स्टूडेंट आपका प्रूव्ड हो जाता है कि शून्यकों का योगफल शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए स्टूडेंट, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो इसमें स्टूडेंट क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। पहले नंबर तो शून्य ज्ञात करने का तरीका बनने लगा होगा, नहीं बनता है तो चलिए एक बार आपको फिर से बताते हैं। क्या बताया था हमने आपको फर्स्ट नंबर में कि पीछे वाली अचर राशि का गुणांक बहुपद की सबसे बड़ी घात वाले पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या करेंगे 4 × 1, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसके क्या करते हैं अपन, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कर दीजिए, कैसे डिवाइड होगा 2 से, तो कितना आ गया 2, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1। अब जो भी गुणनखंड आते हैं, जो भी फैक्टर आते हैं, उनकी सहायता से एक ऐसा जोड़ा तैयार करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 आया, 2 × 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यदि हम 2 + 2 करते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। और 2 × 2 करते हैं तो क्या मिल जाएगा 4, ये वाला मल्टीप्लाई में लगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यानी आप 4 के स्थान पे क्या लिखोगे, 4 के स्थान पे लिखोगे 2 + का 2, तो लिख दीजिए 4s² माइनस का, यहां पर आ जाएगा 2 + का 2, है ना, s प्लस का 1। आया समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिख दोगे, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 4s² माइनस का, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो 2s माइनस का 2s प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए और इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। तो इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, 2s कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 बाहर गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 में हो गया 2, और एक s भी बाहर आ गया तो हो जाएगा s माइनस क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि ये 2s पूरा का पूरा बाहर हो गया। अब ये वाला साइन ज्यों का त्यों आता है, तो यहाँ साइन लगा दीजिए माइनस का। स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन कोई संख्या नहीं दिख रही है तो क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे, है ना। अब दोनों से कोई भी संख्या कॉमन नहीं थी तो 1 मान ली। लेकिन स्टूडेंट ये दोनों संख्या जब ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये वाला चिन्ह प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। कहने का मतलब हो गया कि चिन्ह पलट जाएगा, तो 2s माइनस क्या हो गया 1 हो गया। आया समझ में। ये माइनस का था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस का था तो क्या में कन्वर्ट हो गया, माइनस में हो गया। अब स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 2s कॉमन दिख रहा है ना, तो यहां आ जाएगा 2s माइनस का 1, अंदर क्या बचा ये वाला 2s और माइनस बच गया 1। आया समझ में स्टूडेंट। ये तो हुआ स्टूडेंट इस बहुपद के गुणनखंड। अब आपको क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इसके इक्वल क्या मान लिए 0। स्टूडेंट ये भी वही पद है लेकिन फिर भी लिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ s की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए 1 को पहले अलग करेंगे तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा +1। अब s के पास 2 क्या कर रहा है गुणा, नीचे जाके क्या करेगा भाग, तो s इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। आए समझ में। यही चीज यहां कर दीजिए, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2
2 हो गया। तो स्टूडेंट ये हो गए दिए गए बहुपद के शून्य। तो ये पहला शून्य क्या माना जाएगा, अल्फा, दूसरा शून्य क्या माना जाएगा, बीटा। आए समझ में? लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट देख लीजिए एक नजर। अब स्टूडेंट आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करोगे, देखिए सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद की व्यापक समीकरण से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या बताया था हमने आपको, व्यापक समीकरण आपको बताया था ax² प्लस का bx प्लस का c। तो जब इसकी इससे तुलना होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आया समझ में? तो लिख दीजिए a इक्वल टू हो गया आपके पास 4, b इक्वल टू हो गया -4 और c इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 1 हो गया, है ना। अब आपके पास शून्य, ये पहला शून्य अल्फा, ये दूसरा शून्य बीटा है। तो स्टूडेंट चलिए पहली कंडीशन क्या थी जांच की, पहली कंडीशन थी जांच की कि इनका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होना चाहिए, -b/a के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले तो हम -b/a का मान लगा दें। तो देखिए b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, -4 दी गई है, प्लस अपॉन a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 क्या हुआ स्टूडेंट, कैंसिल, आ गया 1। तो इस साइड शून्यकों का योगफल भी कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो चलिए देखते आता है कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू की भी क्या है 1/2 ही है। अब दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक ही संख्या है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब आप इसका इसमें क्या करोगे, भाग दोगे। तो 2 का 2 में भाग जाएगा, कितना आएगा 1, 1 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये साइन आ जाएगा प्लस का। अब इसका इसमें भाग दोगे स्टूडेंट, तो 2 का 2 में भाग जाएगा, कितना आएगा 1, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 2/2, तो 2 से 2 क्या हुआ कि कैंसिल, तो आ गया 1 = 1। लीजिए आपकी पहली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, लेकिन अभी आपके पास सेकंड कंडीशन भी बाकी है। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या था स्टूडेंट, c/a, है ना स्टूडेंट। तो c की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट, c की वैल्यू है हमारे पास 1 और a की वैल्यू आपके पास क्या है 4। तो इसका भी मान इस साइड कितना आना चाहिए 1/4 ही आना चाहिए। तो देखिए गुणनफल में क्या लिखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। तो लगा दीजिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर से होगा, यानी 1 × 1 होगा 1 आ जाएगा, 2 × 2 होगा तो कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो लीजिए स्टूडेंट आपकी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। तो आया समझ में स्टूडेंट, अब शायद सवाल जल्दी समझ में आ गया होगा। चलिए एक नजर देख लीजिए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कोई भी बहुपद क्या होता है क्रम से लिखा हुआ होता है। तो देखिए आरोही या अवरोही दोनों में से कोई एक क्रम लिखा रहेगा।
तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, एक्स वाला पद आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये -7 है तो -7 चिन्ह सहित उठा के कहाँ कर देंगे, आगे कर देंगे, और ये -3 चिन्ह उठा के कहाँ कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो लिख दीजिए स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसके फैक्टर करने के लिए स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, यहां पर लिखा जा सकता है, देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। और 18 को ऐसा लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो शायद यहाँ 9 - 2 लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, आपको रफ के द्वारा बता रहे हैं हम। क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं पहले नंबर तो ये गुणनखंड यानी बीच की संख्या निकालने के लिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिख सकते हैं 6 × 3 = कितना हो जाएगा, 18। अब ये जो आता है उसके अपन क्या करते हैं, गुणनखंड। देखिए तो यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हुआ कितना आया, 9। अब ये 3 से कैंसिल हुआ आएगा 3, 3 से कैंसिल हुआ आया 1। अब ये जो गुणनखंड आए स्टूडेंट, ये वाले गुणनखंड, इनकी सहायता से हम जोड़ा तैयार करते हैं, यानी 2 अंकों का जोड़ा तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 2 × करेंगे 1, तो 9 - 2, 9 - 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। देखिए ये बीच की संख्या आ गई, और 9 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, ये वाली संख्या आ जाएगी आपकी, है ना। तो आया स्टूडेंट समझ में। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का लिखा जा सकता है 9 माइनस का 2 x माइनस का 3। आया समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहां पर अपन करेंगे पहले नंबर तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, और साथ में यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो ये अंदर से वाले पदों को क्या कर देगा, पलट देगा। तो लिख दीजिए, यहां हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 9x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस का 3। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। तो देखिए इन दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन है, और यहाँ पर भी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर तो वैसे कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है, 2x माइनस का 3। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, 3। 6 से 3 बाहर जाएगा, कितना बचेगा, 2, और यहाँ बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए, साथ में ले लीजिए x। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 3 × 1 = 9। ठीक है, प्लस का ये साइन ज्यों का त्यों आता है। अब इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो क्या कर देंगे, 1। तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 3। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पर आपका कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो निकाल लीजिए कॉमन, क्या आएगा आपका 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया। अंदर आपके पास शेष रह गया 3x प्लस का 1, है ना स्टूडेंट। लीजिए ये इस बहुपद के क्या हो चुके हैं, गुणनखंड कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, मानेंगे कि माना 2x माइनस का 3 = 0, 3x प्लस का 1 = 0। ये स्टूडेंट आपका रफ है ना, ये रफ कार है। यदि आपसे वैसे बीच की संख्या डायरेक्ट निकालते बनती है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये रफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये माइनस का है तो पहले नंबर तो उठ के ये अचर बच जाएगा, तो कितना हो गया 3। x के पास 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा, डिवीजन। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 3x = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। क्यों, क्योंकि 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो इस साइड जाके क्या करेगा, भाग। लीजिए स्टूडेंट, ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्या निकल आए, शून्य निकल आए। तो एक नजर देख लीजिए। बस बहुपद सॉल्व यानी गुणनखंड सॉल्व करने के लिए छोटी सी प्रॉब्लम आती है सिर्फ यहाँ। बस आप बीच की संख्या यदि डिवाइड करना जान जाएंगे तो आपसे ये पूरा बन जाएगा, है ना। तो डिवीजन इस रफ के द्वारा सीख लीजिए, या आपसे डायरेक्ट बनता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये तो हो गया शून्य। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला आपको याद है, सत्यता की जांच।
तो सत्यता की जांच के लिए क्या था, आपके पास सबसे पहले तो दिए गए बहुपद की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक बहुपद क्या होता है इसका, अब ये भी अपन ने सीखा था, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 6, b की वैल्यू क्या दिख रही है -7 और c की वैल्यू क्या दिख रही है -3। निकाल लीजिए, यहाँ हो जाएगा। इसलिए a = 6, b = -7 और c = क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है। और स्टूडेंट अल्फा बीटा ये दो शून्यक है ना, देखिए दिए गए बहुपद की घात कितनी है, दिए गए बहुपद की घात है 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 2 ही होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इनको मान लो, पहले को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा। तो चलिए मानते हैं अपन, यहाँ लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। अल्फा = क्या हो जाएगा 3/2 और बीटा = क्या हो जाएगा -1/3। ठीक ना। पहली कंडीशन क्या थी सत्यता के लिए, पहली कंडीशन थी शून्यकों का योगफल। क्या था, योगफल था, है ना स्टूडेंट। तो बस योगफल निकाल दीजिए। योगफल पहले नंबर तो फॉर्मूले यानी गुणांक के रूप में क्या लिखा था, ज्यादा था -b/a, ये गुणांकों के रूप में था। तो यहाँ पर b की वैल्यू लगा दीजिए, माइनस का साइन -7 b की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 6 है। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6। ठीक है ना स्टूडेंट। ये तो शून्यकों का योगफल निकल आया, लेकिन शून्यकों का योगफल होगा क्या, देखिए अल्फा और बीटा दोनों को आप जोड़ोगे, तो देखिए जोड़ोगे तो 3/2 प्लस का क्या है आपके पास -1/3 आया स्टूडेंट समझ में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम और साथ में ये चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले नंबर तो एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 ले दीजिए। एलसीएम निकालते बनता है ना आपसे, देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, 2 और 3 को एक गुणनखंड के रूप में अपन लिखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड होगा तो 1 तो होगा नहीं, तो 1 0 करते हैं और ये 3 1 हो गया। ठीक है। अब जो ये संख्याएं आती हैं इनका आपस में क्या कर देते हैं गुणा, गुणनफल जितना होता है वही आपका क्या हो जाता है एलसीएम बन जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 2 का इसमें अपन क्या करेंगे भाग देंगे, तो 6 में 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 9। देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आया समझ में। अब इस 3 का इसमें आप क्या करोगे भाग दोगे, तो फिर से 6 में 3 का भाग जाएगा कितना आएगा 2 आएगा ना। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 2 एकम 2। अब यहाँ पर 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7/6, और देखिए यहाँ पर भी क्या है 7/6, दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, तो यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो अभी आपकी एक कंडीशन सॉल्व हुई है, दूसरी कंडीशन क्या सॉल्व करनी थी आपको, दूसरी कंडीशन थी आपकी शून्यकों का गुणनफल। आया समझ में स्टूडेंट। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या था, गुणांकों के रूप में फॉर्मूला था C/A, ये गुणांकों के रूप में लिखा जाता था, और गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू थी आपके पास -1/3। तो पहले इसको सॉल्व करिए लेते, देखिए या एक काम करिए C की वैल्यू भी लगा दीजिए। C की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए C की वैल्यू है आपके पास -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी -3/A। A की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपके पास 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ कैंसिल कर दीजिए, आपस में कैंसिल हुआ 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ कितना आ जाएगा -1/2। लीजिए ये दोनों कंडीशन भी आपस में क्या निकली इक्वल निकली, तो लीजिए स्टूडेंट यही आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी आपकी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई, बन जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट एक नजर सवाल को देखते हैं हम। और स्टूडेंट आई होप आप सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि स्टूडेंट
आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन होगा, जिससे मैं आपके लिए इस प्रकार के नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। और स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आज के लिए स्टूडेंट काफी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।